नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज देखिए एसएससी जेई मेंस का एग्जाम हुआ है, जिसका हम लोग क्वेश्चन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन आया था, किस टाइप क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इन सभी को हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या था, इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा था, मुझे लगता है, मतलब अच्छा था लेवल जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए टोटल जो है इसमें, देखिए आज एग्जाम हुआ था आज के डेट में, और टोटल मार्क 300 नंबर का रहता है, 2 घंटे का होता है। और जिसमें जो है कॉपी जो होता है, कॉपी देखेंगे तो बाइलिंगुअल होता है। कॉपी में पेज लगभग 32 पेज तक रहते हैं, और इसमें 6 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन में जो है 4 पार्ट रहते हैं, मतलब ए बी सी ऐसे रहते हैं। टोटल 300 मार्क का होता है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पेपर का पैटर्न क्या था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, इन सभी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए तो देखिए क्वेश्चन आया था उसमें, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन तो मशीन से पूछा गया था। तो मशीन में जैसे देखिए क्वेश्चन आया था, उसमें एनआर की वैल्यू दिया था। एनआर की वैल्यू दिया था 1500, एनएस की वैल्यू 1500 दिया था इंडक्शन मोटर के लिए। एनएस की वैल्यू 1500 आरपीएम दिया था, और एनआर की वैल्यू 1475 दिया था। तो इसमें स्लिप पूछा था। तो स्लिप के लिए निकालने के लिए देखिए सिंपली आप निकाल सकते हैं एनएस माइनस एनआर अपन एनएस से। और देखिए इसको सॉल्यूशन के लिए आप अच्छे से, मतलब स्लिप क्या होता है, स्लिप का फार्मूला लिखिए। उसके बाद इसको मैं जो वैल्यू दिया है, एन एस की वैल्यू इतना दिया है, एन आर की वैल्यू इतना दिया है, और उसके बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करिए। तो यहाँ से 1500 माइनस 1475 अपान में 1500 तो निकालेंगे यहाँ से। देखिए तो एन एस की जो स्लिप की जो वैल्यू आ जाएगी, स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 0.016 या 1/60 आ जाएगा। ठीक है, स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/60 आ जाएगा। ठीक, स्लिप की वैल्यू। इसके बाद रोटर करंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखिए रोटर करंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आप रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ आर इक्वल टू होता है यस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/60 इंटू 50 हर्ट्ज रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.083 आ जाएगा स्लिप की वैल्यू रोटर करंट फ्रीक्वेंसी की। इसके बाद रोटर वोल्टेज जो है, रोटर वोल्टेज पूछ रहा है। तो रोटर वोल्टेज के लिए आप लोग जानते हैं कि रोटर वोल्टेज के निकालने के लिए क्या होता है, तो E2S इक्वल टू होता है स्लिप इंटू इंड्यूस ईएमएफ। तो इसमें स्टैंड स्टील कंडीशन में जो E2 नाट दिया था, तो स्टैंड स्टील कंडीशन में वोल्टेज आपको दे दिया था वहाँ पर। तो वहाँ से देखिए कितना 120। ठीक है, तो 120 इसको रखेंगे आप, स्लिप की वैल्यू 1/60 था, तो 1/60 रख दीजिए और इंटू 120 कर दीजिए। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 वोल्ट जो है रोटर, जो वोल्टेज रोटर में वोल्टेज है वो 2 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का पूछा था। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें मतलब कौन सी बाइंडिंग की जाती है, और इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग सिंपल जानते हैं सब लोग कि ऑटो ट्रांसफार्मर केवल सबसे पहले देखिए बनाने के लिए क्या करना था आपको, कि सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर बनाइए अच्छे से एकदम बढ़िया से, और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप, मतलब इसमें जो है इंडक्टिवली पावर कितना होता है, कंडक्टिवली पावर कितना होता है, करंट कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है। जैसे देखिए के की वैल्यू होती है कितनी होती है, LV/HV होता है। इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर कितना होता है, 1 - K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉपर सेविंग जो कितना होता है, 1 - K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। परसेंटेज कॉपर सेविंग जो होता है K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। और लॉसेज होता है कितना होता है, तो 1 - K इंटू 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का लॉसेस होता है। तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से डिराइव करके पूरा थोड़े में लिख दीजिए शॉर्ट में, मतलब इतना इतना ये होता है। इसके बाद बोला था डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में और 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लिखना था। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है केवल 1 बाइंडिंग होती है, और 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में केवल मतलब 2 बाइंडिंग होती है। और इसमें जो है इंडक्टिवली पावर और कंडक्टिवली दोनों ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर होती है। इसमें कंडक्टिवली केवल इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होती है 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। इसमें कॉपर की ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कम की रिक्वायर्ड होती है। ये सभी आपको डिफरेंस अच्छे से लिख देना था। इसके बाद देखिए डिफ्लेक्शन टार्क पूछा था, PMC में डिफ्लेक्शन टार्क पूछा था, तो TD की वैल्यू पूछा था। तो उसके लिए क्या होता है, BNIA होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क जो निकाल के आते हैं, जिसे हम लोग निकालते हैं तो BNIA होता है। तब वहाँ से TD और थीटा निकालते हैं तो थीटा प्रोपोर्शनल I हो जाता है। और PMC मतलब परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल होता है, ये लीनियर स्केल होता है, केवल DC बोर करता है, स्केल लीनियर होता है, ओमिक रिस्पांस होता है। तो ये सभी जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क। देखिए क्वेश्चन आया था डिफरेंस टाइप ऑफ टैरिफ, टैरिफ के बारे में पूछा था। देखिए तो टैरिफ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो टैरिफ होता है। जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो मोबाइल की टैरिफ होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको टैरिफ बोलते हैं। तो इसमें देखिए टैरिफ कौन से होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के टैरिफ थे, उसको लिखना था आपको। 20 नंबर क्वेश्चन था ये। तो फ्लैट डिमांड टैरिफ होता है, सिंपल रेट होता है, ब्लॉक रेट टैरिफ होता है, उसके बाद 2 पार्ट 3 पार्ट, और मैक्सिमम डिमांड TOD टैरिफ होता है। तो सिंपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ। जैसे फ्लैट डिमांड टैरिफ होता है, जिसमें इसमें देखिए एनर्जी मीटर की जरूरत नहीं होती है। बिल अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है। जैसे इरीगेशन हो गया, टैरिफ हो गया, सिग्नल हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, इन सभी के लिए जो हम लोग फ्लैट डिमांड टैरिफ को यूज करते हैं। इसके बाद जो है देखिए सिंपल रेट टैरिफ होता है। इसमें बिल जो अमाउंट होता है, बिल अमाउंट होता है
वो नंबर ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। एनर्जी मीटर की नीड होती है, टेम्प्रेरी कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल रेट टैरिफ। और इसके बाद ब्लॉक मीटर टैरिफ होता है, तो ये स्मॉल कमर्शियल के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक के लिए हम लोग ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ यूज करते हैं। टू पार्ट टैरिफ को सबसे इंपॉर्टेंट है, टू पार्ट टैरिफ, इसको और क्या बोलते हैं तो हॉपकिंसन टैरिफ बोलते हैं टू पार्ट टैरिफ को। और ये जो है बिल अमाउंट जो होता है टू पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए हम लोग यूज करते हैं टू पार्ट टैरिफ का। इसके बाद थ्री पार्ट टैरिफ होता है, तो देखिए इसको हम लोग डोहर्टी रेट टैरिफ बोलते हैं, थ्री पार्ट टैरिफ को डोहर्टी रेट टैरिफ बोलते हैं। लार्ज इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है, बिल अमाउंट जो होता है मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है, जैसे आपका टेस्टिंग लैब हो गया, रेलवे हो गया, ट्रैक्शन हो गया, इन सभी में होता है। इसके बाद टाइम ऑफ डे टैरिफ होता है, जिसको हम लोग टीओडी टैरिफ बोलते हैं। तो ये कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद बुकल रिले पूछा था, देखिए बुकल रिले जो होता है 500 केवीए से एबव के लिए एक अच्छा सा बुकल रिले का फिगर बनाइए। उसके बाद जो है बुकल रिले 500 केवीए से वर्किंग प्रिंसिपल पूरा अच्छे से लिख दीजिए। इसका फिक्स कंटेक्ट होता है, मूविंग कंटेक्ट किसके किसके बीच में लगा होता है फिगर बना के। और 500 केवीए से एबव ट्रांसफार्मर में, और स्टेप बाय स्टेप मतलब ऐसे जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे लिखना है आप लोग को लाइन बाय लाइन। ये नहीं पूरा मतलब थ्योरी की तरह से लिख दें जैसे BA BSc लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, अच्छे से लिखना एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में। 500 केवीए से एबव होता है, गैस एक्चुएटेड रिले होता है, और ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सभी आपको लिखना था। और इसमें जो कंजर्वेटर होता है, मेन टैंक होता है, ये सब थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। जो इसमें ब्रीदर होता है, सिलिका जेल होता है, इसका कलर कैसा होता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए है बुकल जो रिले पूछा था। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सीटी और पीटी, सीटी और पीटी में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल से देखिए एक सीटी का फिगर बनाइए, 10 नंबर क्वेश्चन था। तो सीटी का फिगर बनाइए और पीटी का। सीटी जो होता है हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, सिंगल इसमें सेकेंडरी साइड में जो है हम लोग क्या करते हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जो है कनेक्ट करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है इसमें एक या दो टर्न तक होते हैं। सेकेंडरी करंट जो होता है 5 एम्पियर में आउटपुट देता है ये। इसके बाद ऐसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप जो है अब ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर। ऐसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी लिखिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे पावर हाउस में इक्विपमेंट, एक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी को यूज़ करने के लिए हम लोग लगाते हैं। फिगर बनाइए अच्छा सा। इसके बाद आउटपुट में वोल्टेज कितना होता है, 110 वोल्ट होता है, ये सब लगा के लिख दीजिए सब। एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए घुमाने वाला था, इसमें डी रेटिंग आप केबल पूछा था, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। तो देखिए सिंपल सा, आप ज़्यादा तो आपको नहीं, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मतलब कि बचाने के लिए जो है होता है, जैसे आउटर कंडीशन से बचाने के लिए हम लोग ड्यूरेशन केबल में ड्यूरेशन होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए हम लोग ड्यूरेशन का यूज करते हैं। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन करता है। हाई टेम्परेचर जो है केबल होता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर से हम लोग ड्यूरेशन का यूज करते हैं। ये करता है सिस्टम में लॉसेस को कम करता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है कम करता है, और फॉल्ट से जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सभी जो है ड्यूरेशन का एडवांटेज होते हैं। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल जो आया था तो बेसिक न्यूमेरिकल आया था, बहुत मतलब हाई लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आया था, अच्छा न्यूमेरिकल था। देखिए तो एक क्वेश्चन दिया था, इसमें L1 और L2 को वैल्यू निकालना था, और एक इंडक्टेंस यहाँ कनेक्टेड था और L1 L2 यहाँ पर कनेक्टेड थे। तो L1 और L2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए सिंपली। देखिए तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 और L2 के लिए देखिए तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड था वैसे आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। तो L1 और L2 जो होता है, देखिए L1 L2 अपन L1 प्लस L2 निकालेंगे इससे वैल्यू, तो आपका L1 और L2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखिए L1 और L2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए L1 अपन L2 मतलब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आपको वैल्यू आ जाएगी कितना, 3/2/3 इंटू L2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको साथ इसको ऐड कर दिए, इक्विवेलेंट आपको दिया है यहाँ पर 0.8 इक्विवेलेंट दिया है। तो L क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट L1 ये मतलब इतना, और प्लस 2/3 L2 हो जाएगा। तो यहाँ से L2 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.09 आ जाएगी। तो L2 की वैल्यू 0.09 आ जाएगी। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 और L2 में रिलेशन ये दिया था, तो यहाँ से रिलेशन से आप निकालेंगे। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1.8 आ जाएगा हेनरी, और L2 की वैल्यू 0.9 हेनरी आ जाएगा। और ऐसे देखिए क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन मतलब अच्छा था। तो देखिए क्वेश्चन इसमें और एक और क्वेश्चन था कि ये वोल्टेज कंफर्म नहीं था कितना कितना था, यहाँ पर जो वोल्टेज दिया रहा हो, तो इसमें बोला था RL की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रही है। तो देखिए जो RL की वैल्यू होती है तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, अगर करंट सोर्स रहता तो इसको ओपन कर देते हैं। तो क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो यहाँ शॉर्ट करेंगे तो R1 जो RTH वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 10 पैरेलल 10 का 5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए RL की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि
करंट थ्रू 5 ओम बाय थेवेनिन थ्योरम, मतलब 5 ओम जो ये रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो होगी ये निकालना था थेवेनिन थ्योरम से। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पहले इस वोल्टेज सोर्स को लेंगे और इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, तब जो करंट यहाँ से निकले फ्लो होगी सर्किट में उसको निकाल लीजिए। ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये सीरीज में, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही देखिए यहाँ से हम इस वाले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, इस वाले वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से करंट हम निकालेंगे। तो ये दोनों 10 और 10 पैरेलल, मतलब कि 10 और मतलब 1 एम्पियर जो है इस साइड से करंट आ जाएगी। तो यहाँ से आप करंट निकाल लेंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो करंट यहाँ पे आएगी इधर से करंट इसके थ्रू और इसके थ्रू दोनों, तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करके ऐसे लगा के निकाल सकते हैं सिंपली। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन और आया था इसमें, देखिए क्वेश्चन आया था इसमें, क्वेश्चन नंबर एक और था कोई, इसमें देखिए दिया था कैपेसिटर जो है, एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और एक 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया था और 16 वोल्टेज से सप्लाई, वोल्टेज सोर्स से सप्लाई से कनेक्टेड था। तो इसमें C1 के क्रॉस और C2 के क्रॉस वोल्टेज निकालना था, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये निकालना था। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, देखिए कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के, तो यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसके क्रॉस V1 है और इसके क्रॉस जो है वोल्टेज C2 के क्रॉस V2 है। तो यहाँ से देखिए V1 जो निकालेंगे आप, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C1 देखिए C इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 C2 अपन C1 प्लस C2 हो जाएगा। कैपेसिटर में सीरीज में रहता है तो पैरेलल का होता है, पैरेलल में रहेगा तो रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है, ठीक है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट जो आपका आएगा C1 C2 अपन C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, तो मतलब 2.4 जो है माइक्रोफेरेड C इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इसके बाद सिंपली आप निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट और इंटू V बटे में C1, ठीक है, C1 V1 के क्लास में। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू रखिए 2.4 और 16 वोल्टेज रखिए वोल्टेज सोर्स की वैल्यू V का, और ये 4 वोल्ट रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2.4, ठीक है, यहाँ से मतलब कि C इक्विवेलेंट कितना आ जा रहा है 2.4 आ जा रहा है, और टोटल वोल्टेज कितना है 16 है, और C1 की वैल्यू रख रहे हैं, C1 पर वोल्टेज निकालना है तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 24 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9.6 आ जाएगा। तो पहले पर C1 पर जो है C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 आ जाएगी। तो C2 की वैल्यू सिंपली आप निकाल सकते हैं, तो C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 में से 9.6 से घटाएंगे तो 6.4 आ जाएगा 16 का। तो इसको भी आप सॉल्व करके से निकाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एनर्जी स्टोर निकालना था, C इक्विवेलेंट आपको पता है, वोल्टेज भी पता है, तो हाफ CV स्क्वायर से निकाल दीजिएगा, एनर्जी स्टोर भी निकल जाएगा यहाँ से। तो यही सब क्वेश्चन आए थे। तो आई थिंक मतलब क्वेश्चन का लेवल जो था मुझे लगता है मॉडरेट था, मतलब बहुत हाई नहीं था, तो ईजी टू मॉडरेट था जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।